नमस्कार साथियों। जेएसएससी के द्वारा ली जाने वाली विभिन्न कंपटीशन एग्जाम्स के लिए नागपुरी पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए हम लोगों ने व्याकरण पाठ को कंप्लीट कर लिया हुआ है। व्याकरण पाठ में केवल मुहावरे एवं कहावतें छूटी हुई हैं। इसके लिए भी मैं नेक्स्ट आगे वीडियोस डाल दूंगा। साथ ही साथ में हम लोगों ने साहित्य भाग के नागपुरी शिष्ट साहित्य को, जिसमें बनकेवरा भाग 1 है, इसके पद्य संग्रह को मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ है। इनके 32 कविताओं को मैंने पढ़ा रखा है, जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उन्हें देख करके इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझ सकते हैं। आज के इस वीडियो क्लास में हम नागपुरी लोक साहित्य में लोकगीतों के बारे में पढ़ेंगे। लोकगीतों का परिचय, उसकी परिभाषा, उसका वर्गीकरण, उसकी विशेषता, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इसी को समझने के बाद में आप अच्छे तरीके से डमकच हो गया, पावस हो गया, उदासी हो गया, फगुआ पचरंगी हो गया, फगुआ पुछारी हो गया, झूमर हो गया, अंगनई हो गया, लहसुआ झुमटा हो गया, सोहरई हो गया, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप समझ पाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है नागपुरी लोक साहित्य। नागपुरी लोक साहित्य होता क्या है? तो नागपुरी लोक साहित्य को हम लोग लोक वार्ता का एक अंग मान सकते हैं। वास्तव में जो लोक साहित्य है वो लोक जीवन की ही अभिव्यक्ति है, जिसमें मनुष्य अपने समाज में रहते हुए जो भी अनुभूति करता है, जो भी महसूस करता है, उसे ही जब वो संजो करके रखने के लिए लिखता है, चाहे किसी को बताता है, चाहे वो अभिव्यक्त करता है, तब हम लोग उसी को लोक साहित्य कहते हैं। जिसमें बहुत ही तरह से शिक्षा की भी बातें होती हैं। जैसे लोक कथा के द्वारा हम लोगों को शिक्षा की प्राप्ति होती है, बहुत सारे सीख मिलते हैं। ठीक उसी तरह से अपने जो दुख है, अपने दर्द है, अपने वैराग है, अपने निर्गुण है, इसको दर्शाने के लिए वो लोक गीतों का प्रयोग करता है। इसी तरह से अपने भाषा को और भी मजबूत और भी प्रभावशाली बनाने के लिए वो कहावत, लोकोक्ति, उसके बाद में मुहावरे, इन सभी चीज़ों का प्रयोग करता है और पहेलियों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो लोक साहित्य है उसमें बहुत ही तरह से लोक जीवन की जो बातें हैं वो समाहित की हुई हैं। तो इस तरह से जो लोक साहित्य है उसका मनुष्य के जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। अब बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि ये जो लोक साहित्य शब्द है उसे अंग्रेजी का शब्द फोक लिटरेचर का हिंदी अनुवाद के रूप में लिया गया है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का मानना है। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि ये जो लोक साहित्य शब्द है वो अंग्रेजी के शब्द फोक लिटरेचर से आया है। अब ये जो फोक लिटरेचर है उसमें जो फोक शब्द है उसका अर्थ के बारे में हम लोगों को जो है वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका नामक पुस्तक में उसका अर्थ के बारे में हम लोगों को पता चलता है, जिसमें हम लोगों को उसका अर्थ के बारे में ये पता चलता है कि जो फोक है उसका अर्थ होता है आदिम समाज के समस्त सदस्य। उन्हीं को जो है वो फोक कहा जाता है। मतलब किसी समाज में जो सभी सदस्य हैं, सभी लोग हैं, उन्हीं को जो है वो फोक कहा जाता है इंग्लिश में, और उसी को हिंदी भाषा में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि लोक का क्या अर्थ है। अब लोक साहित्य कहने का अर्थ ये हो गया कि लोगों के बीच में जो वार्तालाप होगी, जो बातचीत होगी, उसे ही हम लोग कहेंगे लोक साहित्य। तो इस तरह से लोक साहित्य जो है वो लोक वार्ता का एक अंग है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फोकलोर क्या होता है। तो फोकलोर का भी अर्थ होता है हमारा लोक वार्ता। तो इस तरह से नागपुरी का जो परिचय है वो कंप्लीट होता है कि नागपुरी में जो लोक साहित्य है उसका क्या अर्थ है। अब ये जो लोक साहित्य शब्द है इसे दो विद्वानों के द्वारा जो परिभाषित किया हुआ है उसे मैंने लिया है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र ने इसे परिभाषित किया है। तो डॉक्टर सत्येंद्र लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि लोक साहित्य के अंतर्गत बोला या भावगत अभिव्यक्ति निवास करती है, जिसमें आदि मानव के अवशेष उपलब्ध होते हैं, उसे ही लोक साहित्य कहा जाता है, ऐसा डॉक्टर सत्येंद्र का कहना है। अब डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा क्या लिखते हैं लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा लोक साहित्य को परिभाषित करते हुए कहते हैं, वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी एक व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे
सामान्य लोक समूह के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग लोक साहित्य कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोक साहित्य है उसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है, बल्कि ये हमारे समाज की देन है, जिसमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, अलग अलग मनुष्यों के द्वारा, अलग अलग समाज के द्वारा जो उनके रीति रिवाज है, जो भाषा को सुदृढ़ करने के लिए जो चीज़ें हैं, उनको जब वो संजो करके रखते हैं मौखिक रूप से, लिखित रूप से, तब हम लोग उसको कहते हैं लोक साहित्य। और ये जो लोक साहित्य है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है वो और भी अच्छे तरीके से मजबूत होता चला जाता है। जो कमियां रह जाती हैं एक पीढ़ी के द्वारा, उसे दूसरी पीढ़ी जो है वो और भी मजबूत करता है उसमें कुछ एडिशन करके। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोक साहित्य है उसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लोक साहित्य है उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो नागपुरी लोक साहित्य को हम लोग अगर और अच्छे तरीके से समझें तो इसको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला लोक साहित्य जिसे हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें आ जाएगा हमारा लोक नाट्य हो गया, नृत्य हो गया, जैसे कि हमारा हो गया छऊ नृत्य। तो ये सभी जो है वो हम जिसे हम लोग देख सकते हैं, तो वो हो गया दृश्य दृश्य भाग लोक साहित्य का। अब दूसरा जो भाग है वो है हमारा श्रव्य भाग। श्रव्य भाग को तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला है हमारा गद्य भाग, दूसरा है हमारा पद्य भाग और तीसरा है गद्यमय पद्य। गद्य भाग में जो है वो लोक कथा आता है, लोकोक्तियां आती हैं, चुटकुले आते हैं, पहेलियां आती हैं। जबकि पद्य भाग में लोकगीत आते हैं, लोक गाथा आते हैं, पहेलियां आती हैं। और गद्यमय भाग में लोकोक्तियां आती है और गीतमय कथा आती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नागपुरी लोक साहित्य को कैसे हम लोग बांट सकते हैं। अब आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग पद्य भाग को पढ़ेंगे और इस पद्य भाग में सबसे पहले हम लोग समझेंगे लोकगीत के बारे में। लोकगीत क्या होता है उसके बारे में। तो आइए लोकगीत के बारे में समझते हैं। तो लोकगीत जब मनुष्य किसी चीज को अनुभूति करता है, जब मनुष्य किसी चीज को अनुभव करता है और उस अनुभव को, चाहे वो दुख हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो वैराग हो, इन सभी चीजों को जब कोई मनुष्य अनुभूति करता है, उसको महसूस करता है और उसको लोगों के सामने एक रागात्मक प्रवृत्ति में प्रस्तुत करता है, तो उसी रागात्मक प्रस्तुति को ही हम लोग लोकगीत कहते हैं। अब उसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रत्येक मानव चाहे वह सभ्य हो अथवा असभ्य, शिक्षित हो अथवा अशिक्षित, उसमें अपनी अनुभूति को व्यक्त करने की इच्छा और क्षमता निश्चित रूप से होती है। आदिम मानव भी स्वानुभूति से प्रेरित होकर जब उसको रागात्मक प्रवृत्ति में लयबद्ध होकर निकलती है, तो तभी गीत का स्वरूप धारण कर लेती है। आदि मानव के हृदय के जो भावनाएं हैं, भावनाएं निश्रित हुई होंगी, यही भाव आगे चलकर लोकगीतों के रूप में परिवर्तित हो गई होंगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो लोकगीत है वो मुख्य रूप से मनुष्य का जो मनुष्य का जो अनुभूति है, मनुष्य का जो अनुभव है, जो वो महसूस करता है, उसे जब वो रागात्मक प्रवृत्ति में अभिव्यक्त करता है, तो उसी रागात्मक प्रवृत्ति के अभिव्यक्ति को ही हम लोग कहते हैं लोकगीत। तो इस तरह से हम लोगों ने नागपुरी का लोकगीत का परिचय को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि नागपुरी का जो लोकगीत है उसे उसकी परिभाषा को। तो सबसे पहले मैंने लिया है नागपुरी में महादेवी वर्मा के द्वारा जो लिखी गई है परिभाषा, उसको। तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। इस तरह से महादेवी वर्मा ने जो है वो लोकगीत को परिभाषित करते हैं। और महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब हम लोग के सुख दुख की जो भाव है उसको हम लोग विशेषकर गिने चुने शब्दों में ही स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण, स्वर साधना से जो है वो उपयुक्त चित्रण कर देते हैं अपने भावों को और उसको गाते हैं, तब हम लोग उसको कहते हैं लोकगीत। ऐसा महादेवी वर्मा का कहना है। अब दूसरे जो विद्वान हैं उनके द्वारा लोकगीत को परिभाषित किया है वो हैं वासुदेव अग्रवाल। वासुदेव अग्रवाल लोकगीतों को परिभाषित करते हुए कहते हैं, आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नया नाम
लोकगीत है, मतलब आदिम मनुष्य के गानों का नाम, मतलब आदिम मनुष्य के जो हृदय से निकले हुए जो गीत है ना, उन्हीं को हम लोग लोकगीत कहते हैं। मानव जीवन की, उसके उल्लास की, उसकी उमंग की, उसकी करुणा की, उसके समस्त सुख दुख की कहानी इसमें चित्रित होती है। तो वासुदेव अग्रवाल जो है वो कहते हैं कि जो आदिम मानव है, उसके हृदय में जो गाने हैं, उसको जब वो अभिव्यक्त करता है तो उसे ही हम लोग लोकगीत कहते हैं। और इस लोकगीत में जो है वो मानव जीवन की, उसके उल्लास की, उसकी उमंग की, उसकी करुणा की और उसके समस्त सुख दुख की कहानी जो है वो समाहित होती है, ऐसा वासुदेव अग्रवाल कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लोकगीत है उसको किस तरह से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्गीकृत नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है। तो सबसे पहले जो लोकगीत हैं उसको बांटा है संस्कार संबंधी लोकगीत। तो संस्कार संबंधी लोकगीत में जैसे कि पुत्र जन्म के समय जो गीत गाया जाएगा, विवाह के समय जो गीत गाया जाता है, गौना के समय जो गीत गाया जाता है, लियावन के समय जो गीत गाया जाता है, और ये आदि जो संस्कार से संबंधित जो गीत हैं उसे हम लोग संस्कार संबंधी गीतों के अंतर्गत रखते हैं। अब ऋतु संबंधी गीतों में हम लोग रखते हैं पावस हो गया, उदासी हो गया, बारह मासा हो गया, फगुआ हो गया जो होली में खेला जाता है। तो ये भी ऋतु संबंधी ही गीत है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्रत संबंधी गीत। व्रत संबंधी गीत कहने का अर्थ होता है कि जब किसी पूजा पाठ को करने के लिए जब कोई व्रत करते हैं तो उसमें प्रभु को खुश करने के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए, साथ ही साथ में अपने भूख प्यास को भूल जाने के लिए भी हम लोग जब गीत गाते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं व्रत संबंधी गीत। तो इसमें सबसे पहले आता है सरहुल गीत, करम गीत, जितिया गीत, देवउठान गीत, सोहरई मतलब दीपावली के समय जो गीत गाया जाएगा, दुर्गा पूजा के समय जो गीत गाया जाएगा, तुलसी पूजा के समय जो गीत गाया जाएगा, जन्माष्टमी के समय, धरती पूजा के समय जो गीत गाया जाएगा, इन सभी गीतों को जो है हम लोग व्रत संबंधी गीतों के अंतर्गत रखते हैं। अब क्रिया संबंधी गीत जो है वो क्या होंगे? तो नागपुरी समाज में बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब 100% में से 90% ऐसे परिवार पाए जाते हैं नागपुरी समाज में जो कि कृषि से जुड़े हुए रहते हैं, काम धंधा से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे लोग जब कृषि कार्य करते हैं, कृषि कार्य आरंभ होता है तो उस समय भी गीत गाते हैं। रोपा रोपा जाता है तो उस समय भी गीत गाया जाता है। फसल को काटते हैं तो उस समय भी गीत गाया जाता है। तो इन सभी क्रियाओं के समय जो गीत गाया जाएगा उसे ही हम लोग कहेंगे क्रिया संबंधी गीत। जैसे रोपनी लिखा हुआ है यहाँ पे, कटनी होगा, ये रोपनी हो गया, कटनी हो गया, तो उस समय जो गीत गाया जाएगा वो क्रिया संबंधी गीत होगा। अब हम लोग बात करते हैं विविध गीत में किन गीतों को रखा जाता है। तो जैसे खुशी को दर्शाने के लिए जो झूमर खेला जाता है, निर्गुण के गीत हैं, भजन के गीत हैं, गुदना गुदवाते हुए जो गीत गाया जाता है, उदासी का जो गीत है, तो ये सभी जो गीत हैं इनको हम लोग विविध गीतों के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने लोकगीतों का एक वर्गीकरण को देखा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो लोकगीत हैं उनको राग के आधार पर, उनको रस के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो रसों के अनुसार जो लोकगीत हैं उसको पहला जो है वो वीर रस में वर्गीकृत किया गया है। तो ये जो वीर रस है ये पुरुषों से संबंधित होता है और इस वीर रस में शौर्य, पराक्रम, पौरुष का द्योतक होता है। ये जो वीर रस है उसमें पुरुषों के शौर्य, पराक्रम और पौरुष को दर्शाया जाता है गीत गा करके। बहुत ही ओजपूर्ण गीत होते हैं ये वीर रस के गीत। लेकिन हमारे नागपुरी समाज में केवल एक ही ऐसी महिला है जिसके जीवन की कहानी, जिसके वीरता की कहानी को वीर रस में गाया जाता है और उस महिला का नाम है सिंगी दी। सिंगी दी एक आदिवासी महिला है, आदिवासी महिला थी जिनके वीरता के गीतों को जो है वो वीर रस में गाया जाता है। तो यही केवल एक ओड, मतलब यही केवल एक ऐसा लेडी हैं, ऐसी महिला हैं जिनके वीरता के गीत को वीर रस में गाया जाता है। तो इस तरह से ये जो सिंगी दी हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा के दृष्टि से। अब हम लोग बात करते हैं कि श्रृंगार रस के क्या गीत होते हैं। तो श्रृंगार रस के गीत के अंतर्गत
अ, सोहर के गीत आते हैं। सोहर कहने का अर्थ होता है जब बच्चे का जन्म होता है उस समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाती है वो हो जाएंगे सोहर का गीत। विवाह के समय जो गीत गाया जाएगा वो हो जाएगा। साथ ही साथ में किसी भी स्त्री के खूबसूरती को दर्शाते हुए जो गीत गाए जाएंगे वो भी श्रृंगार रस के गीत में आ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा प्रकार, वो है करुण रस। करुण रस के अंतर्गत जब हम लोग अपनी करुणा को दर्शाने के लिए जब गीत गाते हैं तब हम लोग उसको कहते हैं करुण रस के गीत। जैसे आपसे कोई बिछड़ रहा है और उस समय आपके मन में जो भाव है उसको दर्शाते हुए, उसको प्रकट करते हुए जो आप गीत गाते हैं उसको हम लोग कहेंगे करुण रस। जैसे उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाई का गीत, वियोग के गीत। जैसे एक सेना में जब कोई जवान अपनी ड्यूटी पर जाता है अपने फैमिली को घर में छोड़ करके, तब जो गीत गाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे वियोग गीत, विदाई का गीत। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि करुणा में, करुण रस में जो है वो करुणा को दर्शाते हुए, मनुष्य के करुणा को दर्शाते हुए जो गीत गाया जाएगा उसको हम लोग करुण रस के अंतर्गत रखेंगे। अब ये जो चौथा प्रकार है वो है शांत रस। शांत रस कहने का अर्थ है मनुष्य अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखने के लिए जो गीत गाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं शांत रस। इसके अंतर्गत जो है वो भजन आते हैं, निर्गुण आते हैं। तो भजन करने से मनुष्य को शांति प्राप्त होता है, निर्गुण करने से जो है वो मनुष्य मोह माया से दूर हो जाता है। तो इस तरह से उसे शांति की प्राप्ति होती है। तो ये जो गीत हैं, भजन है, निर्गुण है, ये सभी जो आएंगे वो आएंगे शांत रस के अंतर्गत में। अब हम लोग देख लेते हैं कि नागपुरी लोकगीतों की क्या विशेषता है। नागपुरी लोकगीतों की क्या विशेषता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है अज्ञात गीतकार। ये जो नागपुरी लोकगीत हैं वो पहले समय में जब गाया जाता था तो ऐसे ही कोई भी अपने मन के भाव को दर्शाने के लिए जब शब्दों को जो है वो राग के रूप में प्रस्तुत करते हुए, किसी भी राग के रूप में गाते हुए प्रस्तुत करता था तो हम लोग उसी को लोकगीत कहते थे। अब ये जो लोकगीत हैं वो बहुत सारे ऐसे लोकगीत हैं जिसके राइटर्स हम लोगों को, जिसके लेखक हम लोगों को नहीं मिलते हैं और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये अज्ञात गीतकार हैं। अब ये अज्ञात गीतकार जो हैं वो बस अपने भावों को दर्शाने के लिए ऐसे ही शब्दों को जो है वो गानों के रूप में प्रस्तुत कर देते थे। तो इस तरह से जो पहला विशेषता है नागपुरी लोकगीत का वो है इसके अज्ञात गीतकार। तो इसी को मैंने लिखा है कि लोकगीत किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होते बल्कि इसकी रचना स्वतः होती है, परंतु फिर भी इसकी रचना किसी ने की भी होगी तो वह अपनी पहचान छुपाए रखता है। लोकगीत लोकजन द्वारा विशेष परिस्थितियों में, स्थल मतलब विशेष परिस्थिति, विशेष स्थल, विशेष काम तथा विशेष संस्कार के समय हुई अनुभूतियों की लयपूर्ण सामूहिक अभिव्यक्ति है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लोकगीत है वो आम मनुष्य के द्वारा जो कोई भी विशेष परिस्थिति है, कोई भी विशेष स्थान है, कोई भी विशेष काम है, कोई भी विशेष संस्कार है, उस समय जो आम मनुष्य को अनुभूति होती है और उसी अनुभूति को वो शब्दों में ना बोल करके उसको लयबद्ध करके उसको गा देता है, तो हम लोग उसी को जो है वो लोकगीत कहते हैं। तो इस तरह से लोकगीतों के कोई विशेष गीतकार नहीं होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे विशेषता के बारे में और इसका दूसरा विशेषता है विषय विविधता। ये जो नागपुरी लोकगीत हैं ये बहुत सारे विषयों को, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को अपने अंदर में समाहित करके रखते हैं। जैसे कि हम लोगों के नागपुरी लोकगीतों में मनुष्य के जन्म से लेकर के मनुष्य के मृत्यु तक के जितने भी कर्म है उन सभी कर्मों को दर्शाते हुए लोकगीत मिल जाएंगे। साथ ही साथ में नागपुरी लोकगीतों में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, श्रृंगार, देश प्रेम, उसके बाद में नीति, नियति, बेकारी, संस्कार, प्रकृति का सुंदरता का वर्णन करते हुए भक्ति के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को जो गीत हैं, नागपुरी लोकगीत हैं वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से नागपुरी लोकगीतों का विषय जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही बड़ा है। उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, नागपुरी लोकगीत अनैत विषय मन के आपन में सोमैट के राइख है, जेकर में से प्रमुख विषय है
भक्ति, प्रकृति, श्रृंगार, नीति, देश प्रेम, गरीबी, बेकारी, भ्रष्टाचार, संस्कार आदि। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो तीसरा प्रकार है, तीसरा जो इसकी विशेषता है उसके बारे में, सरलता और मधुरता। तो नागपुरी लोकगीतों में जो शास्त्रीय बंधन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इसमें जो छंद हैं, इसमें जो अलंकार हैं वो ना के बराबर पाए जाते हैं। तो इस तरह से नागपुरी लोकगीतों को समझना और नागपुरी लोकगीतों को गाना बहुत ही आसान होता है और ये मधुर बहुत होते हैं। इसीलिए डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो हैं वो नागपुरी भाषा को जो है वो बांसुरी की भाषा कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो नागपुरी लोकगीत हैं बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है, जिसको आसानी से समझा और जिसको आसानी से गाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा विशेषता। अब चौथा विशेषता के बारे में देखते हैं कि ये जो नागपुरी लोकगीत हैं वो नृत्य प्रधान है, नृत्य प्रधान गीत हैं। नागपुरी लोकगीत जितने भी गाए जाते हैं उसमें से ज़्यादातर गीतों के साथ में नृत्य किया जाता है। इसीलिए हम नागपुरी लोकगीतों को जो है वो नृत्य प्रधान गीत कह सकते हैं। जैसे कि डमकच हो गया, झूमर हो गया, फगुआ हो गया, खेमटा हो गया, डेढ़धरा हो गया, इन सभी के साथ में नागपुरी लोकगीत गाए जाते हैं और नागपुरी नृत्य भी किए जाते हैं। इनके अलावा भी ऐसे गीत होते हैं जिनको केवल जाता है, जैसे सोहर गीत है, जैसे झंझाइन गीत है। तो इसको पुत्र जन्म के समय गाया जाता है, उसके साथ में नृत्य नहीं किया जाता है। तो ये हो गया हमारे नागपुरी लोकगीत का जो चौथा विशेषता है वो नृत्य की प्रधानता। अब जो पांचवा विशेषता है वो लोक जीवन का दर्शन, मतलब नागपुरी लोकगीतों में मनुष्य के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी कर्म है उन सभी को दर्शाते हुए बहुत सारे लोकगीत आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरह से लोक जीवन का दर्शन जो है वो हम लोगों को नागपुरी लोकगीतों से हो जाता है। तो जैसे उदाहरण है झंझाइन, जो पुत्र जन्म के समय गाया जाता है और इसी को जो है वो सोहर कहा जाता है। अब बात करते हैं विवाह गीत, जो जब मनुष्य एक अपने जीवन के एक स्टेज से अगले स्टेज में जाता है, एक पायदान से दूसरे पायदान में जाता है, तब हम लोग कहते हैं और वही पायदान में जाना ही हम लोग कहते हैं कि विवाह है। तो विवाह के समय भी जो है वो जो शुभ कार्य मान करके उसको हम लोग विवाह के बहुत सारे गीत गाए जाते हैं। जैसे कि हल्दी लगाने के समय गीत गाया जाएगा, मिट्टी काटने के समय गीत गाया जाएगा, मड़वा छारने के समय गीत गाया जाएगा, पानी काटने के समय गीत गाया जाएगा, उसके बाद बारात जाने के समय गीत गाया जाएगा, विदाई के समय गीत गाया जाएगा। तो इस तरह से हल्दी लगाने के समय गीत गाया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे जो गीत हैं जो लोक जीवन को दर्शाते हैं। तो इस तरह से पांचवा विशेषता कंप्लीट होता है। अब छठा विशेषता जो लोकगीत का है वो है शैलीगत विशेषता, मतलब नागपुरी जो लोकगीत है उसमें शब्दों का संयोग बहुत ही सुंदर तरीके से किया जाता है। उसमें जो छंद हैं, उसमें जो कड़ी होते हैं उसको तुकात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसको सुन करके मनुष्य जो सुन रहा है उसके मन में एक चित्र का निर्माण होता है और उस चित्र के द्वारा मनुष्य जो है वो अच्छे तरीके से नागपुरी लोकगीतों के भाव को समझ सकता है। तो ये जो है वो शैलीगत विशेषता है नागपुरी लोकगीतों का, जो ये क्षमता रखता है कि मनुष्य के मन में एक विशेष चित्र को जो है वो प्रकट कर सके, एक विशेष चित्र का निर्माण कर सके। तो उसी को यहाँ पे मैंने लिखा है कि नागपुरी लोकगीत में शब्द संयोजन बड़ा सटीक और सार्थक है। गीत कर ऐसन कड़ी मन मिले ना जेकर से एक एक चित्र का और ध्वनि खड़ा करे ताकत है, जेकर में एक एक चित्र और ध्वनि खड़ा करे ताकत है। नागपुरी लोकगीत में अलंकार कर भी सुंदर प्रयोग हुए हैं। तो नागपुरी में बहुत कम अलंकार का प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी जो है वो सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक नोट है उसके बारे में कि ये जो नागपुरी लोकगीत है उसका आरंभ
चैत्र मास से अगर हम लोग करें तो जो गीत है वो पहला गाया जाएगा फगुआ, फिर मंडा, फिर डमकच, उसके बाद विवाह गीत आएंगे, फिर उदासी आएगा, पावस आएगा, अंगनई आएगा। अंगनई को ही जनी झूमर कहा गया है, मर्दानी झूमर है, सोहरई है। तो ये सभी क्रम में चलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले फगुआ गीत गाया जाता है, उसके बाद में आगे ये सभी गीत गाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मर्दाना समूह के नृत्य संगीत, जो मर्दाना समूह है उसके द्वारा गाए जाने वाले गीत जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हो जाएगा मर्दानी झूमर हो गया, खेमटा हो गया, ठड़िया हो गया, गोलवारी हो गया, रसकिर्रा हो गया, उदासी हो गया, पावस हो गया। ये सभी गीतों को मर्दाना लोग मतलब पुरुष लोगों के द्वारा गाया जाता है। अब जो दूसरा प्रकार है यहाँ पे गीतों का, दूसरा रस है, वो है जनी वर्ग के द्वारा, मतलब जनानाओं के द्वारा, मतलब महिलाओं के द्वारा जो गीत गाए जाते हैं। तो उसमें पहला हो जाएगा जनी झूमर, झुमटा, अंगने, झंझाइन, लायर, बीहा, डमकच, लहसुआ राग के ये जो गीत हैं वो जनानाओं के द्वारा गाए जाते हैं। अब समय या पहर के अनुसार जो गीतों के राग हैं वो हैं पहिल सांझा हो गया, अधरतिया हो गया, भिनसरिया हो गया, प्रभाती हो गया। ये सभी जो गीत हैं वो पहर मतलब समय के आधार पर, बेला के आधार पर गीत गाए जाते हैं। चौथा जो प्रकार है वो है मौसम के अनुसार जो लोकगीत हैं, मौसम के अनुसार जो लोक संगीत के राग हैं वो हैं बसंत में जो गीत गाए जाते हैं। तो फगुआ हो गया, फगुआ पुछारी हो गया, फगुआ पचरंगी हो गया। अब गर्मी के मौसम में जो है उदासी गाया जाता है, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में जो है वो पावस गाया जाता है, भादो महीना में जो है वो भदवाही गाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मौसम के अनुसार भी नागपुरी लोकगीतों के पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं पर्व त्योहार और उत्सव के समय में जो राग गाए जाते हैं। तो वो फगुआ राग है जो उत्सव के समय गाया जाएगा, फगुआ पुछारी है उत्सव के समय गाया जाएगा, रंग है फगुआ रंग है, फगुआ पचरंगी है, मंडा है, करम है, जितिया है, सोहरई है। ये सभी जो राग हैं वो उत्सव के समय गाए जाते हैं। जो छठा प्रकार है वो है नृत्य की मुद्रा के अनुसार जो रागों के नाम है, मतलब जब गीत गा रहे हैं तो नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य की जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं के अनुसार जब राग के नाम दिए जाते हैं तो वो हो गया झूमर, लहसुआ, ठड़िया, गोलवारी और लुझरी और गोलवारी। तो ये जो गीत हैं वो नृत्य के मुद्रा के अनुसार जो है वो इनके राग का नाम दिया गया है। सातवां प्रकार जो है वो श्रम के समय के गीत जो हैं। श्रम का समय कहने का अर्थ है कि जब लोग काम करते हैं तो रोपनी के समय, कटनी के समय जो गीत गाया जाएगा उसे हम लोग जो है वो श्रम के गीत के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नागपुरी लोक साहित्य में हम लोगों ने नागपुरी लोक गीत के बारे में, उसके विशेषता के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में हम लोग डमकच के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो क्लासेस में हम लोग डमकच के बारे में पढ़ेंगे। या तो हम लोग फगुआ पचरंगी और फगुआ पुछारी के बारे में पढ़ेंगे, या फगुआ से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डमकच को नहीं, हम लोग फगुआ पचरंगी, फगुआ पुछारी और फगुआ के बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये वीडियो क्लासेस जो है वो पसंद आ रहा होगा, और हमारे इसी तरह से यूजफुल कंटेंट को पाने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को हमारा कंटेंट आसानी से मिल सके और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हमारे इस वीडियो क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।